डॉक्टर ऋचा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, GLA कॉलेज डाल्टनगंज। आज PG सेमेस्टर 3 का नवा पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक ऑब्जर्वेशन या अवलोकन विधि, जो तथ्य संकलन की एक विधि होती है, उसकी चर्चा आपसे करूंगी। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि अनुसंधान या शोध प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तथ्यों या डेटा की ज़रूरत पड़ती है। इसकी दो विधियां होती हैं, एक प्राथमिक या प्राइमरी मेथड और दूसरा सेकेंडरी या द्वितीयक पद्धति। तो अवलोकन या ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो तथ्य संकलन का प्राथमिक विधि या मेथड है, जिसके माध्यम से हम सीधे फील्ड में जाकर डाटा या तथ्यों का संकलन करते हैं। सामान्य भाषा में देखकर अध्ययन करने या आंकड़े इकट्ठा करने को अवलोकन या ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस में अवलोकन का अर्थ है तटस्थ रूप में यानी न्यूट्रल रूप से देखकर आंकड़े एकत्रित करना या लेखाबद्ध करना, उनको लिखना और व्यवस्थित ढंग से संयोजित करना। हमें ज्ञात है कि ऑब्जर्वेशन का हिंदी अनुवाद अवलोकन या निरीक्षण है, यानी कार्य कारण कॉज इफेक्ट या पारस्परिक संबंध को जानने के लिए घटनाओं को ठीक अपने उसी रूप में देखना और उसे शोध कार्य में लिखना अवलोकन कहलाता है। C.A. मोजर के शब्दों में ठोस अर्थ में अवलोकन का अर्थ कानों तथा वाणी यानी बोलने बातचीत करने की बजाय आँखों का अधिक प्रयोग है, मतलब देखकर ही काम करना। P.V. यंग विचारक ये कहती हैं कि अवलोकन आँखों द्वारा विचार पूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है, जिससे सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। अर्थ यह है कि समूह के व्यवहार की तथा समूह ग्रुप का निर्माण करने वाली विशिष्ट इकाइयों, अब विशिष्ट इकाइयाँ कौन है? व्यक्तियों के व्यवहार की छानबीन करने के लिए आँखों के द्वारा जानबूझकर अध्ययन करना अवलोकन है। अब हम आँखों से तो दिन भर कुछ न कुछ देखते ही रहते हैं, तो ऐसे निरुद्देश्य या बिना किसी उद्देश्य के अगर हम किसी चीज़ देख रहे हैं तो वो अवलोकन नहीं कहलाएगा। अवलोकन जो है वो व्यवस्थित ढंग से और उद्देश्यपूर्ण ढंग से अध्ययन की पद्धति होती है। अब हम देखते हैं कि अवलोकन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता है मानव इंद्रियों का प्रयोग, यूज ऑफ ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स। अवलोकन में मानव इंद्रियों यानी कि आँख, कान और वाणी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कान और वाणी की अपेक्षा आँखों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। जैसा कि मोजर ने कहा है कि सच्चे अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की बजाय नेत्रों का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। दूसरा, कारण तथा परिणाम के संबंध को खोजना। अब किसी भी घटना को देखकर उसके क्या कारण रहे होंगे, उदाहरणतः पलामू में नक्सली विस्फोट हुआ तो उसके कारण क्या हैं और उसके परिणाम क्या हैं, अगर हम घटना स्थल पर जाकर अवलोकन करके देख सकें तो ये होगा अवलोकन विधि। अब अवलोकन की तीसरी विशेषता है कि प्राथमिक सामग्री का संकलन, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। अवलोकनकर्ता घटना स्थल पर जाकर वस्तु स्थिति को देखकर प्राथमिक सामग्री का संकलन करता है। प्राथमिक आंकड़े नेत्रों की सहायता से संकलित किए जाने के कारण ज़्यादा विश्वास करने योग्य होते हैं। अब इसकी चौथी विशेषता है सूक्ष्म अध्ययन या माइन्यूट स्टडी।
निरीक्षण या अवलोकन में घटना का गहरा एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अध्ययन से यह उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकता है, नहीं तो इधर उधर भटकेगा। अगर माइक्रो या माइन्यूट स्टडी करके न हम मैक्रो या बृहद अध्ययन करने लग जाए तो हम क्या होगा, अध्ययन में भटक जाएंगे। अब अवलोकन की पांचवी विशेषता है व्यावहारिक अथवा अनुभव पर आधारित, यानी कि प्रैक्टिकल और एम्पिरिकल स्टडी। अवलोकन का आधार कोई भी कल्पना नहीं होती है बल्कि अनुभव होता है। इसके द्वारा सामूहिक समुदाय के संपूर्ण जीवन अथवा इसके किसी एक भाग का अध्ययन प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा किया जाता है। इसकी छठी विशेषता है निष्पक्षता या इम्पार्शियलिटी। अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना का निरीक्षण करके ही निर्णय देता है, वह किसी के कथन पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए ये निष्पक्ष अध्ययन होता है। अब हम देखते हैं कि अवलोकन के प्रकार क्या क्या हैं। पहला, सहभागी या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता स्वयं किसी समूह का अंग बन जाता है और समूह की समस्त क्रियाओं का सदस्य होकर के उसमें भाग लेता है। यह सूक्ष्म दृष्टि से किसी समूह की आदतों, व्यवहारों और उनके रीति रिवाजों का निरीक्षण करता है। इस प्रकार वह वास्तविक और निष्पक्ष तथ्यों का संकलन करता है। दूसरा प्रकार होता है असहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इस अवलोकन पद्धति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता दूर से ही निरीक्षण करके गहनतापूर्वक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। वह एक तटस्थ के रूप में स्वतंत्र और निष्पक्ष अध्ययन करता है। तीसरा प्रकार है अर्ध सहभागी निरीक्षण या अवलोकन। अर्ध सहभागी यानी क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में अवलोकनकर्ता कुछ साधारण कार्यों में भाग लेता है और बाकी में एक तटस्थ दृष्टा के रूप में निरीक्षण करता है। मतलब कुछ कामों में भाग लेता है और कुछ में तटस्थ रहता है, बाहर रहता है। चौथा प्रकार है नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन अथवा व्यवस्थित अवलोकन पद्धति में नियंत्रणकर्ता पर नियंत्रण होता है तथा सामाजिक घटनाओं एवं कार्यक्रमों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अवलोकन की संपूर्ण योजना पहले से ही तैयार कर ली जाती है, बाद में निरीक्षण द्वारा सूचनाएं एकत्रित कर ली जाती हैं। इस पद्धति का प्रयोग किसी भी घटना, जैसे अभी कोविड की जो महामारी चल रही है उसके बारे में पहले से अगर सब कुछ योजना बना ली जाए और उसके बाद अवलोकन किया जाए तो वो नियंत्रित अवलोकन होगा। लेकिन अचानक कोई घटना हुई तो फिर उसका अगला प्रकार है अध्ययन का, वो है अनियंत्रित अवलोकन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इसके अंतर्गत घटना तथा अवलोकनकर्ता पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति या नेचर ही कुछ इस तरह का होता है कि सदैव नियंत्रित अवलोकन पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। सामाजिक घटनाओं का सामान्यतः अध्ययन घटना स्थल पर पहुंचकर ही संभव हो पाता है। अब जैसे अचानक कोई घटना घटी तो उसको जो है पहुंचते पहुंचते तक बहुत सी चीज़ें हो चुकी होंगी, तो उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। बची खुची जो घटनाएं हैं उनको ही हम देख पाएंगे और फिर बाकी अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकालना हमारी मजबूरी हो जाएगी। फिर छठा प्रकार होता है सामूहिक अवलोकन या मास ऑब्जर्वेशन। यदि किसी एक ही सामाजिक घटना का विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं द्वारा निरंतर अलग अलग निरीक्षण किया जाता है तो उसे सामूहिक अवलोकन करते हैं। सिन पाओ यंग नामक विचारक के शब्दों में यह नियंत्रित तथा अनियंत्रित अवलोकन का मिला जुला रूप है। इसमें अनेक व्यक्ति मिलकर सामग्री को इकट्ठा करते हैं। सामग्री मतलब क्या? तथ्य, शोध का डाटा, और उसके बाद सब मिलकर उस पर विचार विमर्श करते हैं। इस प्रकार अवलोकन में अनेक व्यक्तियों का हाथ होने के कारण पक्षपात या गलती होने की संभावना नहीं रहती है।
अब हम देखते हैं कि अवलोकन के गुण क्या क्या है। इसका पहला गुण है इसकी सरलता, यानी कि आंकड़ा संकलन करने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की इसमें ज़रूरत नहीं है, आंखों देखी बात को ही लिखना होता है। दूसरा, वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी। अवलोकन द्वारा अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर वास्तविकता या सच्चाई को ज्ञात करता है, उस घटना का या आंखों देखा हाल वर्णित करता है। अतः अवलोकन द्वारा संकलित तथ्य सामग्री में गलती या पक्षपात की संभावना कम होती है। अब तीसरा गुण है विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। इस पद्धति द्वारा प्राप्त तथ्य विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इसका अवलोकन स्थल पर पहुंचकर किया जाता है। चौथा गुण है सत्यापनशीलता। अनुसंधानकर्ता एक ही सामाजिक घटना का अनेक बार निरीक्षण करके घटना की सत्यापनशीलता कर सकता है, यानी उसको जांच परख सकता है। पांचवा, ज्ञानेंद्रियों का उपयोग। अवलोकन में नेत्रों के अलावा कान, स्पर्श, वाणी इत्यादि समस्त सभी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। नतीजा होता है कि समस्या के संबंध में अधिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। छठा, ये सामूहिक अध्ययन होता है, कलेक्टिव स्टडी होता है। किसी एक समस्या पर विशेष अध्ययन के लिए विशेषज्ञों का समूह जाता है और काम करता है। और सातवां है, इसमें परिकल्पनाओं का निर्माण होता है। सभी विज्ञानों में अवलोकित तथ्यों के आधार पर ही उपकल्पनाएं निर्मित की जाती हैं। वैज्ञानिक अपने विषय क्षेत्र का सामान्य अवलोकन करके कुछ स्थायी सामान्यीकरण निर्मित करता है। ये सामान्यीकरण परिकल्पना के रूप में आगामी अनुसंधान का आधार बनते हैं। आठवां है उपकल्पनाओं या परिकल्पनाओं की जांच। इसके द्वारा अवलोकन के द्वारा परिकल्पनाओं की जांच भी की जा सकती है। नौवां है सही सूचनाओं की प्राप्ति। व्यक्ति जिस वस्तु का अवलोकन स्वयं करता है उसके संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आंखों देखा ज्ञान ज़्यादा विश्वसनीय होता है। 10वां, पुनः जांच की भी संभावना होती है। अवलोकन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के संदर्भ में कभी भी कोई शंका होने पर उस वस्तु का पुनः अवलोकन करके तथ्यों की जांच की जा सकती है। अब इस विधि की सार्वभौमिकता है, यानी ये यूनिवर्सल मेथड है। अवलोकन के द्वारा ही सबसे पहले अध्ययन वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अतः अवलोकन पद्धति को सभी विज्ञानों में अपनाया जाता है। 12वां गुण है ज्ञान में वृद्धि करता है। इसके द्वारा किसी भी वस्तु या दृश्य को आंखों से देखकर वस्तु या दृश्य के संबंध में पूर्ण ज्ञान हो सकता है। फिर उत्तरदाताओं पर निर्भरता से भी बचाव हो जाता है। अवलोकन में उत्तरदाता की उत्तर देने की इच्छा या उत्तरदाताओं का अधिक सहयोग प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है। फिर हम देखते हैं कि अवलोकन विधि के अवगुण या उसकी सीमाएं क्या क्या हैं। पहला, पूर्वाग्रह। अवलोकनकर्ता घटनाओं को अपनी दृष्टि या अपनी नज़र से देखेगा, तो हर व्यक्ति का देखने का अलग अलग नज़रिया होता है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि इसमें व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना बन जाती है, उसी को पूर्वाग्रह कहा जाता है। दूसरा, इसका क्षेत्र सीमित है। अवलोकन केवल छोटे समग्रों यानी कि छोटे क्षेत्रों में ही उपयुक्त होता है। यदि विस्तृत सूचना प्राप्त करनी हो तो अवलोकन विधि द्वारा ये ऐसा करना संभव नहीं है। इसके अलावा इसमें काफ़ी धन, समय और मेहनत भी लगती है, जो हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। अब विशिष्ट घटनाओं के लिए भी ये उपयुक्त नहीं है, जैसे कि सहानुभूति, कलह, झुकाव, क्रोध, संघर्ष इत्यादि को अवलोकन के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। इसी प्रकार विभिन्न अदृश्य या अचानक होने वाली घटनाएं जो सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं, उनका भी अवलोकन या ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सकता है। अध्ययनकर्ता के दृष्टिकोण का महत्व हो जाता है। अनुसंधानकर्ता के अपना स्वयं का भी दृष्टिकोण होता है, इसलिए अवलोकन करते समय अनुसंधानकर्ता वस्तु का अवलोकन अपने दृष्टिकोण से करता है। ये इसकी कमी हो जाती। हम जानते हैं हर व्यक्ति का किसी चीज़ को देखने का अपना दृष्टिकोण होता है, नज़रिया होता है और
होना भी चाहिए। एक विचारशील व्यक्ति का अलग दृष्टिकोण होता ही है, तो ये अनुसंधान को प्रभावित करता है। फिर समय की बर्बादी होती है। घटना का अध्ययन करने के लिए स्वयं जाना पड़ता है और इससे समय बहुत बर्बाद होता है। फिर अगले सीमा या दोष है कि सदस्यों के व्यवहार में कृत्रिमता या बनावट भी आ सकता है। यदि किसी समूह के सदस्यों को यह पता चल जाता है कि उनका अध्ययन करने के लिए कोई अवलोकनकर्ता आया है, तो उनके व्यवहार में बनावटीपना भी आ जाएगा। उस स्थिति में अवलोकनकर्ता समूह की समस्याओं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएगा। अब 7वां अवगुण है कि सामाजिक घटना की अमूर्तता। सामाजिक घटनाएं अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट तथ्यों से प्रभावित होती हैं, मतलब जिनको देखा नहीं जा सकता है, तो उनका अवलोकन करना असंभव होता है। घटनास्थल से दूरी की संभावना। ऐसी भी सामाजिक घटनाएं हैं जिनमें अध्ययनकर्ता सामाजिक घटनाओं के घटनास्थल तक पहुंच ही नहीं पाता है। अब फिर अगली सीमा है विधि की असमर्थता। कुछ घटनाओं का अध्ययन अवलोकन विधि से करना संभव नहीं है, जैसे कि भूतकाल में, एंशिएंट टाइम में, बीते हुए समय में जो घटनाएं हुई उसका हम ऑब्जर्वेशन या अवलोकन कैसे कर पाएंगे, तो संभव नहीं है।